तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन की घटनाएं। क्या पढ़ने वाले हैं? लैंगिक जनन की घटनाएं पढ़ने वाले हैं, यानी कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझते हैं लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो लैंगिक जनन की मुख्य रूप से कितनी घटनाएं बाबू? तीन। कितने हैं? तीन घटनाएं हैं। निषेचन पूर्व घटना। कौन सी? निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दूसरा नंबर है निषेचन। दूसरा नंबर निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। और तीसरा नंबर है निषेचन पश्य घटनाएं। निषेचन पश्य घटनाएं यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। इनके बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं कि ये किस प्रकार की घटनाएं हैं, है ना। तो पहला नंबर निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी कि वैसी घटनाएं जो निषेचन के पूर्व संपन्न होती है। निषेचन के पूर्व संपन्न होती है, वैसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं बाबू? निषेचन पूर्व घटनाएं। वैसी घटनाएं जो निषेचन के पहले होती है, निषेचन के पहले होती है, वैसी घटनाओं को हम निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। और निषेचन पूर्व घटनाएं में कौन कौन सी घटना होगी? तो निषेचन पूर्व घटना में देख सकते हैं दो तरह की घटनाएं होंगी। कितने तरह की? निषेचन से पहले कितने घटनाएं होंगी? दो घटनाएं होंगी। और वो होगी कौन सी? युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण। निषेचन पूर्व घटनाएं में कितनी घटनाएं होंगी? दो घटनाएं होंगी, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। मतलब आपको पहले ये बात पढ़ाई हुआ है कि निषेचन क्या है। तो निषेचन की परिभाषाओं में आपको बताया गया है कि जब नर और मादा युग्मक, जब नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, फ्यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन से पहले क्या क्या हो रहा है? तो निषेचन से पहले मात्र दो ही घटनाएं हो रहे हैं। पहले प्रोसेस में युग्मक बनेगा। युग्मक क्या होगा? बनेगा। यानी कि युग्मक जनन, युग्मक बनेगा। और दूसरे प्रोसेस में युग्मक का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण का मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और जब जाएगा तो फिर उसका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि निषेचन होगा, है ना। तो पहले प्रोसेस में वो क्या हो रहा है कि युग्मक जनन हो रहा है, युग्मक बन रहा है। तो युग्मक टू टाइप्स के होंगे, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक होंगे। नर के शरीर में नर युग्मक बनेगा और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनेगा। और इस प्रोसेस को पिछले क्लासों में आपको समझाया गया है कि नर और मादा युग्मक बनते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, ये पिछले क्लासों में आपको समझाया गया है कि नर के शरीर में नर युग्मक, यानी कि पुरुषों का अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख वृषण है, प्रमुख जननन टेस्टिस, जहां पर नर युग्मक क्या होते हैं? बनते हैं। अगर फीमेल की बात करें हम तो उसमें क्या है? अंडाशय यानी कि ओवरी है, जहां पर मादा युग्मक क्या होते हैं? बनते हैं। तो वहां पर इस तरह से देखा जाए तो नर में नर युग्मक बनेगा और मादा में तो नर में नर युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? नर युग्मक जनन। और मादा में मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया मादा युग्मक जनन, है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं युग्मक जनन की परिभाषाओं में हम क्या कर सकते हैं? तो युग्मक जनन की परिभाषाओं में कह सकते हैं क्या कि नर या मादा, नर या युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? युग्मक जनन। क्या कहलाएगी? युग्मक जनन। क्या कहलाएगी बाबू? युग्मक जनन। और युग्मक जब बन जाएगा, नर में नर युग्मक और मादा में जब ये युग्मक बन जाएंगे तो बनने के बाद क्या होगा? उन युग्मकों का क्या होगा? स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर होगा। क्योंकि हम लोग लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों के संयोजन से एक नया जीव क्या होता है? बनता है। और जब नया जीव बनेगा तो नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं वो आपस में मिलेंगे। अब मिलेंगे कब? तो युग्मक का ट्रांसफर होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा दोनों आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। और मिलेंगे जब युग्मक आपस में मिल गए, उनका स्थानांतरण हो गया, तो युग्मक मिलने के बाद क्या होगा? उनका निषेचन होगा। क्या होगा बाबू? जब युग्मक आपस में मिल जाएंगे फिर उन युग्मकों के क्या होगा? निषेचन होगा। तो निषेचन की परिभाषाओं में आपको बताया गया है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और आपस में संलयित होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? निषेचन कहते हैं। और निषेचन के अगर टाइप देखा जाए तो टू टाइप्स के होंगे।
कितने प्रकार के? 2 टाइप्स के। निषेचन कितने प्रकार के? 2 टाइप्स दो के। प्रकार के होंगे, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन। आंतरिक Internal निषेचन यानी कि fertilization। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और बाह्य निषेचन मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये 2 टाइप्स के होंगे। तो आंतरिक निषेचन किसे कहेंगे? जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर, कहाँ बाबू? मादा शरीर के अंदर हो, उसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया सब लोगों को? जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन बोलेंगे। तो आंतरिक निषेचन बहुत से जीवों में होता है। जैसे हम लोग अगर मनुष्य हैं तो हम सभी मनुष्यों में मादा शरीर के अंदर, किसके अंदर? मादा शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और वो निषेचन की प्रक्रिया होती है कहाँ? तो फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होती है बाबू? फैलोपियन ट्यूब में होती है ना? तो हम सभी मनुष्यों में भी आंतरिक निषेचन होता है। इसके अलावा बहुत सारे आपको जानवर भी मिलेंगे, गाय भैंस या अन्य बहुत सारे जीव मिलेंगे जिसमें निषेचन की प्रक्रिया कौन सी होती है? आंतरिक निषेचन होती है ना? अगर इसके बाद बात करें दूसरे नंबर इसके टाइप्स की, दूसरे नंबर टाइप्स में बाह्य निषेचन। अब बाह्य निषेचन में जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर, जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के क्या होंगे? बाहर होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन कहते External हैं, fertilization। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें बहुत सारे जीव हो सकते हैं जो जलीय जीव के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मेढक होगा। क्या होगा बाबू? मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। कैसे होता है? उसका जो फीमेल वाले होते हैं जो जीव है ना, फीमेल वाले अपने युग्मकों को पानी में स्थानांतरित करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर मेल वाले जीव आते हैं और उस पे अपना युग्मक को छोड़ के उसको फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, इसके कुछ टाइप्स भी हैं कि आंतरिक निषेचन के क्या लाभ है, बाह्य निषेचन के क्या लाभ है। आपको ये भी टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि ये जो बाह्य निषेचन है ना, इसमें बहुत सारे जीव एक साथ बनते हैं। अब बहुत सारे जीव नष्ट भी हो जाते हैं। रीजन ये है ना कि उस जल में बहुत सारे जलीय जीव भी रहते हैं, और जलीय जीव के रहने के बाद वे सब आते हैं, उसके निषेचित हुए अंडे को वो लोग खा लेते हैं, तो वो तो नष्ट हो गया है ना। तो इस प्रकार इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इतने सारे फर्टिलाइजेशन हुए रहते हैं कि बहुत सारे जीव बच भी जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये निषेचन के 2 टाइप्स है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अगर इनके बाद अगर हम बात करें निषेचन के अलावा, तो तीसरा नंबर क्या होगा? निषेचन होने के बाद अब क्या होगा? निषेचन पश्चात घटनाएं। तो निषेचन से पहले यही सब घटनाएं हुआ। निषेचन से पहले क्या क्या घटना हुआ? तो निषेचन से पहले युग्मक बना, युग्मक का स्थानांतरण हुआ, स्थानांतरण होने के बाद क्या हुआ? निषेचन हो गया। और निषेचन होने के बाद क्या हुआ? निषेचन पश्चात घटनाएं आप समझेंगे, जो इसका तीसरा नंबर टाइप से ये वाला। तो तीसरा नंबर हम लोग समझने वाले हैं कि निषेचन पश्चात घटनाओं में क्या हो रहा है ना, निषेचन के बाद क्या क्या हो रहा है। तो निषेचन पश्चात घटनाओं में यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें कौन कौन सी घटनाएं हो रही है? तो इसमें घटनाएं होंगे 2। कितने होंगे बाबू? 2। इसमें भी 2 घटनाएं होंगी। निषेचन पश्चात घटनाओं में कितने घटनाएं? 2। एक होगा युग्मनस यानी कि जाइगोट बनेगा। क्या होगा बाबू? युग्मनस यानी कि जाइगोट बनता है निषेचन के बाद। जाइगोट बनने के बाद फिर क्या होगा? उसका भ्रूण उद्भव यानी कि भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? तो युग्मनस की परिभाषाओं में हम कह सकते हैं कि निषेचन की प्रक्रियाओं के बाद जो घटनाएं घटित होती हैं, जो जीव बनता है वो क्या बनता है? युग्मनस बनता है। निषेचन की घटनाओं के बाद होने वाली घटनाओं को हम क्या बोलेंगे? जाइगोट यानी कि युग्मनस बनेगा। युग्मनस का मतलब ना, वो एक गोलाकार संरचना, पिंड के आकार की संरचना बनाने लगता है ना। और वो धीरे धीरे विकसित होकर किसमें परिवर्तित हो जाएगा? भ्रूण में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? भ्रूण में, एम्ब्रियो में क्या होगा? वो परिवर्तित हो जाएगा। तो उसके बाद युग्मनस बन गया, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? भ्रूण बनेगा, है ना। एक बच्चे के पूरे तरह से विकसित होने का जो प्रोसेस है वो कहाँ परिवर्तित होगा? भ्रूण में ही होगा। अगर देखा जाए जीवों को, तो भ्रूण के आधार पर उसे 2 टाइप्स में बांटा गया है। कितने टाइप से? अगर जीवों को भ्रूण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया।
पहला नंबर अंड प्रजक यानी कि ओविपेरस, Oviparous। दूसरा नंबर सजीव प्रजक यानी कि Viviparous। विविपेरस। इसके परिभाषाओं में हम कह सकते हैं ना कि अंड प्रजक यानी कि वैसा जीव जो क्या कर रहा है उत्पन्न, यानी कि भ्रूण का विकास किसमें हो रहा है, तो अंडे के रूप में, यानी कि जो अंडे का जन्म करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अंड प्रजक, यानी कि जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें जीव क्या कर रहा है, अंडे के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, अंड प्रजक। और जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अंडा न देकर क्या दे रहा है, जीवों की उत्पत्ति कर रहा है। किसकी उत्पत्ति, जीवों की। जीवों की उत्पत्ति कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, सजीव प्रजक। सजीव प्रजक। विविपेरस। जन्म की वह अंड प्रक्रिया प्रजक। जिसमें जीव क्या कर रहा है, ओविपेरस। अंडे के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, अंड प्रजक। और जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें जीव सजीव प्रजक। सजीवों को जन्म देते हैं, जीवों को जन्म देते हैं, उसे क्या बोलेंगे, सजीव प्रजक। सजीव प्रजक। तो विविपेरस। बहुत सारे जीव ऐसे हैं ना, इसको हम पहचान सकते हैं। जीवों को देखकर ना हम इस बात को पहचान सकते हैं क्या, कि कौन कौन सा जीव अंडा देता है और कौन सा जीव बच्चे देता है। इसको पहचानने का सिंपल साइकोलॉजी के उन जीवों का कान, क्या चीज, कान। उन जीवों का, जिन जीवों का कान बाहर के तरफ होते हैं, कान, वो सीधी सी बात है बच्चों का जन्म करेगा। किसका बाबू, बच्चों को। जिन जीवों का कान बाहर की तरफ होते हैं वो किसका जन्म करेगा, बच्चों का। और जिन जीवों का कान अंदर की तरफ है, जो कान बाहर दिखाई नहीं देता है, वो अंडा देगा। क्या देगा, अंडा। अब बहुत सारे जीवों को हम देखकर ही बता सकते हैं क्या, कि कौन सा जीव अंडे का जन्म करेगा, कौन सा जीव बच्चे का। सांप देखा है आप लोगों ने, कान बाहर दिखाई देता है क्या अंदर, वो क्या देगा, अंडा। तो इसके आधार पर आप बहुत सारे जीवों को क्या कर सकते हैं, उसके कानों के अनुमान के हिसाब से आप बता सकते हैं कि वो अंडा देगा या बच्चों का जन्म करेगा, है ना। इसके आधार पर ये टॉपिक्स हैं, है ना। अगर बस रहने तो वो बंद करो।